पैथोजेनेसिस, फिर एक दफा वो कह रहा है कि व्हाट इज द जीन्स। फर्स्ट पैथोजेनेसिस क्या है? पहली वजह यह है कि जो लोग कमजोर जीन के लेके पैदा होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसके वालिद को टीबी थी, जिसके वालिद को कैंसर था, जिसके वालिद को शुगर थी, जिसके वालिद को कोई सोराइसिस थी, जिसके वालिद को लूपस थी, वो डिफेंस मैकेनिज्म वीक लेके पैदा हुआ। दिस इज द जेनेटिक डिसफंक्शन। उसके अंदर जीन के अंदर खराबी हुई। और ये बड़ी एक लंबी स्टडी है जो आपकी जेनेटिक स्टडी है, जिसको हम ऑटोसोमल रिसेसिव जीन कहते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के जो जिसको कजन मैरिज कहते हैं, जो बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर आते हैं कि एक ही जीन, स्पेसिफिक जीन, माँ का भी और बाप का भी वही जीन अगर खराब होता है, जिसको ऑटोसोमल रिसेसिव जीन कहते हैं। तो एक जीन और खराब होता है जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर में आता है ऑटोसोमल डोमिनेटिंग जीन्स, कि कोई एक जीन किसी भी पेरेंट्स का अगर डोमिनेटिंग होगा तो उसके अंदर भी कोई बीमारी हो जाती है। फिर आपके अंदर सेक्स जो क्रोमोसोमल जीन है, इनकी बेशुमार बीमारियां हैं। तो जेनेटिक स्टडी भी क्यों होती है? जो हमने हमारे पास चूंकि जेनेटिक स्टडी हमने बहुत ज्यादा उस पर हमारा उससे सर वास्ता रहा है कि मेरे पास इस वक्त भी 16-17 हज़ार माजूर बच्चा है जो सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के हैं। हमारे पास कैंसर जो है वो सारा जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने की आपकी जो डायबिटीज है, ये भी एक बहुत बड़ा जेनेटिक डिसऑर्डर्स है कि फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी। तो बेशुमार डिजीजेज जो हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। हम उसको ये कहते हैं कि प्रीनेटल कॉजेज में उसको हम शुमार करते हैं। जो कॉजेज हैं किसी भी वल्नरेबिलिटी की, वो प्रीनेटल कॉजेज हैं, वो नेटल कॉजेज हैं एंड पोस्टनेटल कॉजेज हैं। तो हमें किसी भी चीज का इलाज करने से पहले हमें प्रीनेटल कॉजेज पे भी जाना है। हमें नेटल कॉजेज पे भी जाना है कि पैदाश के दौरान क्या हुआ। हमें पोस्टनेटल कॉजेज पे भी जाना है कि पैदाश के बाद क्या हुआ। तो तब आप दुनिया के जो चैलेंजेस वाली डिजीजेस हैं आप उनको ठीक करने की। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो होम्योपैथी है, ये जिस डगर पे हम चले, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं कि हम बैक्टीरिया को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम वायरस को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम पैरासाइट, अब देखें ना एक पेट के कीड़े पैरासाइट, यार आप उसको शायद कोई घास भी ना डालता होगा कि ये भी कोई मसला हो सकता है। और पैरासाइट क्या करता है, जो जिसमें बेशुमार पैरासाइट का मैंने जिक्र किया कि उसमें मलेरिया का भी पैरासाइट हो सकता है, वो उसमें टॉक्सोप्लाज्मा का भी पैरासाइट हो सकता है, उसमें लचमीनिया का भी पैरासाइट हो सकता है, उसमें पेट के कीड़ों का भी पैरासाइट हो सकता है, उसमें आपका इमोशनल पैरासाइट भी हो सकता है। वो एसएलई पैदा करता है एक बीमारी आप जानते हैं, लेकिन पैरासाइट बेशुमार बीमारियां पैदा कर सकते हैं। तो ये जो एज है, जिस एज पे हम काम करें, जिस रास्ते पे हम काम करें, ये मुस्तकबिल है दुनिया में तिब की साइंस का, कि वो कॉजेटिव फैक्टर जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और फिर ट्रीटमेंट जो है वो वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो मेडिसिन का जो होम्योपैथिक है। जब ये यू मिलेगा तो दुनिया में रेवोल्यूशन आएगा। एक उधर कभी रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। ये जायंट होगा। और जायंट कितना खूबसूरती से वो कह गया था हनीमन के, यार ये जिसको मिलाओ, लॉ ऑफ सिमिलर को मिलाओ, कॉज बीमारी एंड दवा दोनों जब आपस में मैच करेंगी तो दिस इज द लॉ ऑफ सिमिलर। और दुनिया में रेवोल्यूशन तिब की दुनिया में तभी आएगा कि आपको ये पता हो कि व्हाट इज द ऑटोइम्यून डिजीज, व्हाट इज द एसएलई। अब मैं कितने फैक्टर एसएलई के आपको गिनवा रहा हूं कि एनवायरमेंटल फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर है, वायरल फैक्टर है, बैक्टीरियल फैक्टर है, पैरासाइट फैक्टर है, आपका जो है ड्रग्स अब्यूज फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है। तो बेशुमार ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे आप पहले तो उसको फैक्टर्स को तो स्टडी करें।
जब आप उस फैक्टर को स्टडी करेंगे तो फिर आप दवाइयों देखें ना, आप एक दवाई में पढ़ रहा था और अक्सर मैं यूज भी करता हूं उसको, और जैसे हाइड्रोकोटाइल है, तो हाइड्रोकोटाइल की समरी के अंदर उसने लिखा हुआ लूपस। अब आपको पता नहीं लूपस होती क्या, बना आपने हाइड्रोकोटाइल को यूज कैसे करना है भाई। मैं कहता हूं कि मैं पिछले कई सालों से ये कह रहा हूं, 20-25 साल से, कि एसएलई की बेसिक कॉज में ट्यूबरकुलोसिस मौजूद है, और आपके सामने इंटरनेशनल स्टडी आ चुकी है कि एसएलई के सिस्टेमिक लूकअप से पीछे। मैंने आपको कहा कि मैंने एक ऑटोम्यून का केस ठीक किया जिसको बस थी, और मैंने बेस कौन सी बेस पे ठीक किया, एच पेलोरी की वजह से ठीक किया। तो एच पेलोरी तो इंटरनेशनल स्टडी में आ गई कि एच पेलोरी जो है वो एसएलई भी पैदा करती है। मैं आपको बताऊं कि जो फेशियल जो एरप्शंस है, हमने एच पेलोरी से वो बहुत ठीक करूं मैं, दाने, एक्नी, कभी वॉल करें, जितने मजे का ये ठीक आ रहा है एच पेलोरी, और आप अगर हिस्ट्री में अगर उसकी एच पेलोरी है तो बहुत इफेक्टिव है। तो कॉज को तो पकड़े ना, जेनेटिक्स कॉज है, इन्वायरमेंटल कॉज है, अबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है। अब अबनॉर्मल रिस्पॉन्स क्या है, हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड के सेल के अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली चीजें वो टी सेल और बी सेल है। टी सेल जो है, वैसे तो मैक्रोफेजेस भी हैं, टी सेल जो है बेसिकली इन्फॉर्म करता है बी सेल को कि जिस किस्म का बंदा आ गया, इस किस्म की चीज हमारी बॉडी के अंदर आ गया, मैं तो उसको मार रहा हूं, तू जो है ना इस किस्म की चीजें बनाई भेज ताकि हम उसको ज्यादा फौज तैयार करें। तो बी सेल जो है वो एंटीबॉडी बनाता रहता है। अब ये करता है, करता क्या है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, रैश होगा, निफ्राइटिस होगा, आर्थराइटिस होगा, ल्यूकोपीनिया होगा, सीएनएस के प्रॉब्लम में कार्डियाटिस होगा, क्रोटिंग होगी, ये इन्फ्लेमेशन में आएगा। स्किन पे रैश आएगा, निफ्राइटिस होगा, गुर्दों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, आर्थराइटिस क्या होगा, जोड़ों के दर्द आ जाएंगे, ल्यूकोपीनिया क्या होगा कि उसके अंदर उसकी कमी हो जाएगी, ब्लड वगैरह की हो जाएगी, सीएनएस के प्रॉब्लम आ जाएंगे, दिल की इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, क्लोटिंग फैक्टर आपके वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये इन्फ्लेमेशन की ये जहां जहां आपको ये मसाइल नजर आएंगे, आप ये समझें कि ये कहीं ऑटोइम्यून डिजीज है। फिर अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, रीनल फेलियर हो जाए, गुर्दे खराब हो जाए, फेफड़े खराब हो जाए, हार्ट गया, दिमाग जो एमएस हो जाएगा तो दिमाग गया, एसएलई होगी तो आंतें गए, क्रोन डिजीज होगी तो आंतों गई, ऑटोम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया, हेपेटाइटिस ऑटोम्यून हो गया, ऑटोम्यून ए हो गया तो शुगर आई। कितने निजाम ऑटोम्यून से, कितने निजाम फेलियर में जा रहे। टाइप 1 जिसको शुगर कहते हैं, और दिस इज ऑटोम्यून। गुर्दे, मेरा पिछला लेक्चर, लंग्स का पिछला लेक्चर, डिटेल का लेक्चर, तो क्या कहता है, सारे ऑर्गन फेलियर ऑटोम्यून से। एक आप ऑटोम्यून को भी समझ लें तो आप दुनिया को बेशुमार संभाला दे सकते हैं। स्ट्रोक हो सकता है, फेब्रोसिस हो सकता है, नेताशम सर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी सारी बना रहा है उसको, फिर थोड़ा सा बहुत ट्रिकी है शायद, वो लोग कहेंगे बहुत स्किल बना दिया लेक्चर। मैं जरा आम फैम पे चल रहा हूँ, आगे चलते हैं। ये सिम्टम है, टेकाकॉर्डिया, कफ होगी,
क्रूर इन्फ्यूजन होगा, वेट लॉस होगा, फटीग होगी, फीवर होगा, आर्थराइटिस होगा, इमोशनल लेबिलिटी, हेमोलाइटिक डिसऑर्डर्स होंगे, न्यूराइटिक डिसऑर्डर्स होंगे। तो बेशुमार मसाइल जो है वो ये एसएलई बहुत, ये एसएलई ऑटोइम्यून जितनी हमारी ऑटोइम्यून डिजीज है ये सबसे बड़ी ऑटोइम्यून डिजीज। लेकिन इसमें कितने कॉजेटिव फैक्टर हम लेके आए, कितने कॉजेटिव फैक्टर लेके आए आगे